नाज़रीन, एक तरफ इसराइल जो है वो गजा में वायलेशन कर रहा है और दूसरी तरफ एक बार फिर लेबनान के ऊपर जो अटैक किया गया है। तो इसराइल के जो वायलेशंस हैं इधर गजा में, वेस्ट बैंक में और लेबनान में वो जारी हैं। तो हमास जो है वो मीडिएटर्स को ये कह रही है कि जो सीज फायर है उसकी मुकम्मल इंप्लीमेंटेशन जो है वो करवाई जाए। लेकिन बहरहाल इसराइल का बार बार ये रवैया साबित कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है वो इसराइल के होते हुए मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मागा जो है वो अमेरिका में इस बात को आगे बढ़ा रही है कि इसराइल के लिए जो फंडिंग है उसको हमें रोकना होगा। मागा जो है वो खुलकर इसके ऊपर तहरीक को आगे बढ़ा रही है। तो मिडिल ईस्ट में जंगों का जो खतरा है वो अपनी जगह पर बरकरार है। जो बुनियादी लड़ाई थी वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंगें बल्कि अब दुनिया में नए फ्रंट्स भी खुल रहे हैं। और दूसरी तरफ यूके ने यह अनाउंस किया है कि वो 5000 मिसाइल्स है वो यूक्रेन को देने जा रहा है, 5000 मिसाइल्स। और वेनेजुएला की जानिब से नाज़रीन एंटी शिप जो मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स जो अमेरिकन वॉरशिप्स को निशाना बना सकते हैं उसका मुजाहरा किया गया है। और ये मिसाइल जो है वो अमेरिकन फाइटर जेट से फायर किए जा सकते हैं। और जो वेनेजुएला की आर्मी है वहां से बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है। वेनेजुएला की आर्मी ने यह कंफर्म किया है कि वो ना सिर्फ प्रेसिडेंट मडोरो के साथ खड़े हैं बल्कि वो किसी भी ऐसी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करेंगे जिसको अमेरिका यहां पर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। तो जो फौजी बगावत है, जो CIA का पुराना कुलिया है, वो तो यहां पर हो गई है फारग। ठीक है, फौजी बगावत यहां पर काम करने वाली नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट मडोरो को हटा देते हैं तो किसी नई गवर्नमेंट जो अमेरिका लेकर आएगा उसको भी वेनेजुएला की आर्मी कबूल करने वाली नहीं है। तो फिर वो क्या ग्राउंड इन्वेजन करेंगे? तो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका को बहुत सरप्राइज कैपेबिलिटीज का सामना करना पड़ सकता है। यानी ऑन पेपर तो ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं है अमेरिका और वेनेजुएला की, लेकिन वियतनाम भी तो है ना, वियतनाम में भी तो अमेरिका गया था। तो सरप्राइज जो कैपेबिलिटीज हैं उसका सामना अमेरिका को करना पड़ सकता है और बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स। और ये जंग जो है वो इस डिक्लाइनिंग एम्पायर के लिए एक डिजास्टर भी साबित हो सकती है। और जो उनकी कैलकुलेशन है इसके बिल्कुल उलट नताज भी निकल सकते हैं। तो एक ये बात हो गई। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आप देखिए कि जो बड़े एम्पायर्स होते हैं उनका एक मसला होता है और वो ये होता है कि उन्हें मुसलसल जंगों में रहना है। बड़े एम्पायर्स को चलाने के लिए बड़ी आर्मी चाहिए। अब जब आपने बड़ी आर्मी बना ली है तो आप उसको बिठा के तो नहीं रखेंगे। वो बड़ी आर्मी जो है वो मुसलसल जंगों में रहेगी। मुसलसल जंगों में रहने की वजह से वो एम्पायर जो है वो डैमेज होता रहेगा। लेकिन जंगें करनी भी इसलिए है कि वो जंगों में जाएंगे तो वहां से वसाइल लूट कर लाएंगे, कहीं से सोना उठाकर लाएंगे, कहीं से और वेल्थ उठाकर लाएंगे। तो जो वॉर ऑन टेरर है, वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों से सोना निकाला है, बहुत सारे उनके रिसोर्सेज है वो निकाले हैं। आज भी वहां पर अमेरिकन बैठे हुए हैं और यही कुछ वहां से निकाल रहे हैं। तो अब उनको यहां की वेल्थ चाहिए, वेनेजुएला का गोल्ड चाहिए, यहां के रिसोर्सेज और यहां की वेल्थ जो है वो चाहिए। तो ये एक साइकिल है कि बड़ी आर्मी और उसने मुसलसल जंगों में रहना है और मुसलसल जंगें उस एम्पायर को जब नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये साइकिल जो है वो माजी की बहुत सारी एम्पायर्स को कोलैप्स कर चुका है और इस एम्पायर की भी ये सबसे बड़ी खराबी इस वक्त साबित हो रही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, एक नया चैप्टर अमेरिकन एंडलेस वॉर्स का शुरू होने जा रहा है। यानी अगर आप नोट करें तो पिछले 20 साल वॉर ऑन टेरर, पिछले 20 साल जो है वो वॉर ऑन टेरर के नाम हुए। तो आपको पिछले 2-3 साल में अमेरिकन फौज का गैप नजर आ रहा है, जैसे रेस्ट नहीं करवाया जाता। तो पिछले 2-3 साल में गैप नजर आ रहा है, यानी फौजें मौजूद हैं, अड्डे हैं, लेकिन उस तरह की कोई एक्टिव इन्वेजन कहीं नहीं हुई। तो ये वॉर ऑन ड्रग्स जो है ये लैटिन अमेरिका में इस पूरे रीजन में, जैसे मिडिल ईस्ट, ये पूरा रीजन जो है यहां पर आपने देखा जंगें। तो ये जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इस पूरे रीजन में वॉर ऑन ड्रग्स जो है यानी अगले 20 साल की जंगें, उसका एक नया चैप्टर जो है यहां पर हमें शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब देखिए कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने स्ट्राइक की है। इजरायली ड्रोन अटैक्स कार इन सदर्न लेबनान। 7 इजरायली फौजें जो है वो सीरिया में घुसी हैं। सदर्न सीरिया में इजरायली फौजों ने मजीद एडवांस किया है। 7 गजा में वायलेशन की है, गजा में बमबारी, लेबनान में बमबारी की है, शहादतें हुई हैं, सीरिया में मजीद एडवांसमेंट की है। तो ये एंटिटी जो है बार बार अपने इकदामात से साबित करती है जिसको मिडिल ईस्ट के ममालिक जरा आंखें बंद करना चाहते हैं इस रियलिटी से। लेकिन रियलिटी ये है कि इस एंटिटी का वजूद ही वायलेंस है। इस एंटिटी के साथ अमन कायम नहीं हो सकता। और इस एंटिटी ने अब इतना साबित कर दिया कि इसका एक दिन भी बमबारी के बगैर सर्वाइवल नहीं है और नेतन्याहू का एक भी दिन बमबारी के बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो मिस्र ने कहा है, मिस्र को फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कहा, मिस्र ये कह रहा है कि फुल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए गजा के एग्रीमेंट की। ठीक है ना, बमबारी वहां पर हो रही है, वायलेशन हो रही है। तो ये रीजन के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि वो दो टोक अंदाज में इजराइल से इंप्लीमेंटेशन करवाने में फेल है, बिल्कुल फेल है। और ईरान ने यह कहा है कि ICJ की रूलिंग आने के बाद जब यह साबित हो गया है कि वॉर क्राइम्स हुए हैं तो फिर वेस्टर्न जो इंप्यूनिटी है इजराइल के लिए वो खत्म होनी चाहिए।
ईरान कॉल्स फॉर एंड टू द वेस्टर्न इंप्यूरिटी फॉर इजराइल आफ्टर आईसीजे रूलिंग। तो ईरान पर तो झट से सैंक्शंस लग जाती हैं, कोलंबिया के सदर पर भी लग गई, निकोलस मडोरो के ऊपर भी लग गई, प्यूटन के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, किम जोंग अन के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है। तो वेस्टर्न जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो गजा ने बहुत ज्यादा जब एक्सपोज किए हैं। और नेतन्याहू से पूछा गया है कि वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की अमेरिकन ने मुखालफत की है, तो उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये हमेशा से एक प्रॉक्सी था और हमेशा एक प्रॉक्सी रहेगा। अब आप देखिए स्टीव बैनन, ये बहुत बड़ी शख्सियत है मागा की, इन्होंने कहा कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो फारिग हो चुका है और इन्होंने कहा कि इजराइल का जो एक्सपेंशन ड्रीम है ये सीज फायर को कोलैप्स करेगा। ये कामयाब नहीं होगा लेकिन जो एक्सपेंशन ड्रीम है ये सीज फायर को कोलैप्स करेगा। स्टीव बैनन ये बात कर रहे हैं। द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट ऑफ नेतन्याहू ब्लू अप इन हिज फेस। तो ये उन्होंने बात की है कि एक तो सीज फायर कोलैप्स हो सकता है चूंकि जो इजराइल के इरादे हैं, लेकिन जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है ये फारिग हो चुका। तो अमेरिका में अब ये जो मागा के लोग हैं, पहली बार अमेरिका के अंदर इस तरह की वॉइसेस जो है वो सामने आ रही है। दो एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका और दुनिया के हालात को समझने के लिए, एम्पायर को समझने के लिए। ये अमेरिका के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दरअसल अमेरिका फर्स्ट की बजाय एम्पायर फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाया है। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा रहा, बल्कि एम्पायर फर्स्ट की जो पॉलिसी है, ये दोनों चीजें एक नहीं है। यानी एम्पायर फर्स्ट कुछ और है और अमेरिका फर्स्ट कुछ और है, ये वो एनालिस्ट बात कर रहे हैं। एम्पायर फर्स्ट का मतलब यह है कि एंडलेस वॉर्स के अंदर रहना, ना खत्म होने वाली जंगों के अंदर रहना, जिसका कोई ताल्लुक अमेरिका के फायदे के साथ नहीं है। अच्छा जी, जिसमें वो जो बड़े असलहा बनाने वाली कंपनीज है और डीप स्टेट है और बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, वही उससे जब वो फायदा उठाते हैं। और ये जो जंगों का नया सिलसिला ट्रंप शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ट्राइंग टू कीप द आइडिया अलाइव। इस बात को, इस मकसद को जिंदा रखना है कि इस प्लेनेट के एक एक इंच पर अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होगा। यानी ट्रंप जैसा बंदा जो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर आया है, जंगों को खत्म करने का नारा लगाकर आया है, अगर वो भी एक नई जंगों में एंगेज होने जा रहा है तो दरअसल ये उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। और वो पॉलिसी ये है कि इस प्लेनेट के एक एक इंच पर अमेरिकन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होगा। और उन्होंने कहा कि क्या हम अमेरिका फर्स्ट को लागू कर सकते हैं बिफोर टोटल बैंकरप्टेंसी। इस रास्ते के ऊपर अमेरिका का मुकम्मल दिवालिया निकलने जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप उस प्रॉमिस पर वापस आ सकते हैं जो प्रॉमिस उन्होंने तोड़ दिया। ये अमेरिकन एनालिस्ट बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए, ये एक बड़े रशियन एनालिस्ट है वो बात कर रहे हैं, रशियन मीडिया के ऊपर। वो कह रहे हैं कि वो जो अमेरिका था, जो 1991 का अमेरिका था, 1991 का, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है और वो यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पर सामने आता है, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है कि दुनिया में कोई अब ताकत बची ही नहीं है और ना किसी ताकत का दोबारा राइज होगा। अमेरिका ही अमेरिका है। अब वो सूरत हाल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। द यूएस इज इन सीरियस ट्रबल बट द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट टू द चेंज इन दीज सर्कमस्टांसेस इज नॉट देयर। अमेरिका अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया की रियलिटी बदल चुकी है और इसका सबूत है यूक्रेन में उनकी शिकस्त, इसका सबूत है चाइना का खड़े होना इनकी ट्रेड वॉर के सामने, गजा में इनका फेलियर, ईरान के खिलाफ इनका फेलियर, वेनेजुएला के इनके खिलाफ खड़े होना। ये सारा इसकी हेजेमोनिक वर्ल्ड का खात्मे का सबूत है। लेकिन वो इस, जैसे फाइनेंशियल टाइम ने कल लिखा कि ट्रंप ने टैरिफ को ओवर एस्टिमेट किया, उसको लगा कि वो टैरिफ लगाएगा और सब ढेर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो वो हेजेमोनिक स्टेटस खत्म हो रहा है, लेकिन अमेरिकन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं और वो हमारे पर सैंक्शन लगा रहे हैं, द यूएस नीड्स रशिया फार मोर देन रशिया नीड्स द यूएस। ये अमेरिकन को समझने की जरूरत है कि रशिया से ज्यादा अमेरिका को रशिया की जरूरत है। यानी ऐसा नहीं है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के ये रशिया का रास्ता रोक सकते हैं, असल में अमेरिकन को रशियन की जरूरत है। तो ये वो स्टेटस अब बाकी नहीं रहा। तो ये दो सिनेरियोज हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं मौजूदा तनाजुर में। अब वेनेजुएला की आर्मी का एक बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट जारी हुआ है। वेनेजुएला की आर्मी ने कहा है कि हम एक तो सदर के साथ खड़े हैं, दूसरा हम कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जिसको वाशिंगटन यहां पर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा उसको हम नहीं मानेंगे। द वेनेजुएलन आर्मी कंफर्म्स दैट इट विल नॉट अलाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सबसर्विएंट टू द अमेरिकन्स। जो अमेरिका की कठपुतली होगी उसको हम कबूल नहीं करेंगे। यह बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, जो अमूमी सीआईए की प्लेबुक है वो यही है, फौजी बगावत करवाना या फिर ऑपोजिशन, ठीक है ना, वो आ गई या फौजी, ज्यादातर फौजी बगावतें हुई हैं। तो अगर यहां पर फौज खड़ी हो गई है हुकूमत के साथ, और ना सिर्फ इस हुकूमत के साथ बल्कि किसी के, कोई भी गवर्नमेंट उनको कबूल नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन तो गया।
फिर हमला होगा। लेकिन अगर हमला होगा तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं इसमें बहुत सरप्राइज भी अमेरिका को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जो वेनेजुएला की कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा डेटनेस रखती हैं। मिसाल के तौर पे उनके पास रशियन मेड फाइटर जेट्स हैं और इन फाइटर जेट्स ने आज एंटी शिप जो रशिया ही के दिए हुए मिसाइल हैं उनका मुजाहरा किया है। ये अमेरिकन वॉरशिप्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे वेनेजुएला's सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स आर अ रियल थ्रेट टू अमेरिकन वॉरशिप्स। देखिए बात पता क्या है, अंसारुल्लाह ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया हुआ है। तो ये सारे आपस में इत्तेहादी हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहां पर यमन ने अटैक्स किए हैं ये चाइना के पास भी गई है, ये रशिया के पास भी गई है, ये वेनेजुएला के पास भी गई है। तो अंसारुल्लाह ने, इसलिए हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो रेड सी की जंग है ये मामूली जंग नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड पावर से इधर नजर लगाकर बैठी हुई है कि क्या हो रहा है। तो अगर अंसारुल्लाह ने इनके वॉरशिप्स को और उसको एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट कर दिया है तो फिर वेनेजुएला तो प्रॉपर कंट्री है ना। अंसारुल्लाह तो उस तरह से उनकी ताकत नहीं थी, और यानी अंसारुल्लाह के पास यमन का एक हिस्सा है और वो इतनी बड़ी ताकत भी नहीं है। तो ये तो वेनेजुएला जिनके पास डायरेक्ट रशियन वेपन्स हैं, बहुत बड़ी आर्मी है, जंगजू हैं और उनके पास फाइटर जेट्स हैं, ठीक है ना, टैंक्स हैं, तो ये काफी ज्यादा डेटरेंस वो दे सकते हैं और ये अमेरिका के लिए एक और बेतनाम साबित हो सकता है। इसलिए अमेरिका जो है वो अभी तक हेजिडेंट है अपनी फौजी उतारने में और वो दूसरे तरीके तलाश कर रहा है फौजी बगावत करवा के कोई इस तरह का कुछ करके। तो अगर ये प्रेसिडेंट मडूरो को असैसिनेट भी कर देते हैं तो भी इनको वेनेजुएला का कंट्रोल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आर्मी ने कह दिया कि हम किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे। तो ये काफी इनके लिए मसला हो गया। तो अमेरिका जो है वो स्पाई प्लेन्स को शिफ्ट करना शुरू हो गया लैटिन अमेरिका में और यूरोप से, पैसिफिक से, मिडिल ईस्ट से, यहां से स्पाई प्लेन्स और दीगर एसेट्स वो निकाल कर जब यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। एक्वाडोर, मैंने आपको बताया कि पूरा जो रीजन है तो वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। एक्वाडोर जो कि कोलंबिया के साथ है, एक्वाडोर के सदर इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि यहां पर जब वो गैर मुल्की बेसिस जो है वो उनको अलाउ किया जाए और वो इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या अमेरिकन को वो अलाउ कर सकते हैं। तो इस पर बड़ी तहरीक अंदर उठी है कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। एक्वाडोर्स नबोवा कंसीडरिंग होस्टिंग फॉरेन मिलिट्री बेसिस। देखिए ना, पूरे रीजन में सूरत हाल खराब हो गई है। कोई अमेरिका के साथ खड़ा होगा, कोई लड़ेगा, कहीं रिजीम चेंज होगा, कहीं असैसिनेशंस होंगी। तो अब ये सोच रहे हैं कि क्या हमें अमेरिका को बेसिस दे देनी चाहिए कि हम पहले ही सब्जुगेट कर दें। तो वहां के जो बड़े यानी अपोजिशन है और बाकी हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये अपनी सोवरेनिटी बेचने वाली बात होगी, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। इसी दरमियान जो है वो बरतानिया ये कह रहा है, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, कि वो 5000 मिसाइल जो वो भेजेंगे यूक्रेन को, 5000 मिसाइल। यूके सेज एलाइज शुड बूस्ट यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल रीच। यूके स्पीड्स अप डिलीवरी ऑफ ओवर 5000 मल्टी रोल मिसाइल्स, यानी ये एयर डिफेंस के लिए भी होंगे और ये ऑफेंस के लिए भी होंगे। मल्टी रोल ये 5000 मिसाइल्स। तो बुनियादी आइडिया जिस पर यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी वो वहीं पर है कि लंबी जंग करें और रशिया जब उसमें कोलैप्स हो जाए, और ऐसा होगा नहीं। खुद यूरोप कोलैप्स की तरफ जब वो जा रहा है जिस तरह से उनका इकोनॉमी। अब देखिए किरिल दिमित्री ये पुतिन के बहुत करीब है और इस वक्त वॉशिंगटन के अंदर मौजूद है, यानी जो टॉप की 4-5 लोग हैं उसमें किरिल दिमित्री भी आते हैं। इन्होंने इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। इन्होंने कहा कि बाइडेन ने रशिया को स्ट्रेटेजिकली डिफीट करने की कोशिश की, वो फेल हुआ। फिर उसने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की, वो फेल हुआ। और बाइडेन ने एक बड़ा ही डेंजरस वर्ल्ड वॉर 3 वाला इन्वायरमेंट जब वो क्रिएट करके वो गया हुआ है, यानी उसने एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को धकेला हुआ है ये जंग शुरू करके। तो यूरोप ये सोचता है कि अल्टीमेटली रशिया कोलैप्स हो जाएगा, ये यूक्रेन को बस असलहा देते रहेंगे और रशिया आने वाले 2-4 सालों में कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। रशिया जो है वो सर्वाइव कर रहा है, उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और ये बहुत ज्यादा डैमेज, यूरोप अपने आप को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। और जो फार राइट इसमें निकलकर सामने आ रहा है वो पॉपुलर हो रहा है, जो यूक्रेन के एंटी है, यूक्रेन वॉर के एंटी है। अच्छा, अब आप जरा देखिए सिनेरियो क्या है। ये है जी नेक्सपीरिया। नेक्सपीरिया एक चाइनीज कंपनी है जो चिप्स बनाती है और ये कहां पर है, ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो नेदरलैंड के अंदर है और इसकी एक और ब्रांच है वो जर्मनी के अंदर भी है। ये जो नेक्सपीरिया है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है चाइना की, लेकिन नेदरलैंड में है। अमेरिकन ने नेदरलैंड को कहा कि ये कंपनी सीज कर लो। नेदरलैंड ने अमेरिकन के कहने पर ये कंपनी सीज कर ली है। चाइना ने मिनरल्स की सप्लाई रोक दी है, खासकर जर्मनी के लिए। कार्रवाई नेदरलैंड में हुई है, चाइना ने सबके लिए मिनरल्स रोक दिए, खासकर जर्मनी के लिए। अब जर्मनी की इंडस्ट्री जो है वो, पहले मैंने आपको बयान किया कि वो बस इतनी ज्यादा वो क्राइसिस में आ गई है, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो सांस बंद करने वाली बात है। तो अब वो मिनरल्स नहीं दे रहे, ठीक है ना, वो मिनरल्स नहीं दे रहे। जर्मनी जो है वो बात करना चाह रहा है, चाइना बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा, यानी अमेरिकन ने अपनी तरफ से डोमिनेट करने की कोशिश की, चाइना ने पूरा यूरोप हिला के रख दिया। अमेरिकन ने, देखें उनका यही तरीका कार है ना, तो उन्होंने किया, तो कमजोरों के साथ वो करते हैं।
चाइना का आगे से ऐसा रिस्पॉन्स है कि पूरा यूरोप हिला हुआ है। तो यानी कि वो जो हेजेमोनिक कैरेक्टर है, ठीक है ना, एक तो वो डैमेज हो रहा है और एस्टेब्लिश हो रहा है कि वो वाला हेजेमोनिक कैरेक्टर नहीं है। दूसरा, इकदामात यूरोप को डैमेज कर रहे हैं। रशिया के साथ जंग और चाइना के साथ जंग में यूरोप डैमेज हो रहा है, ठीक है ना। उनकी इंडस्ट्री, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर जब इस वक्त आ गई है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, उन्होंने ये कंपनीज चाइना की सीज करना शुरू की हैं, तमाम रूल्स को ब्रेक करते हुए रशियन एसेट्स को फ्रीज कर लिया। वाई? जो रूल्स उन्होंने खुद बनाए हैं, जो फाइनेंशियल, देखिए चाइना क्या बेवकूफ था कि वो नेदरलैंड में जाकर फैक्ट्री लगा रहा है। फिर रूल्स है ना, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो अब ये वेस्ट जो है वो क्यों उन अंडरस्टैंडिंग्स और क्यों उन रूल्स को खुद ही तोड़ रहा है जो उसने खुद ही बनाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर डिक्लाइन में जा रहे हैं और जिसको रिवर्स करने के लिए वो कुछ भी तोड़ने के लिए तैयार है। एक ऐसी वर्ल्ड जिसमें कोई रूल्स नहीं है। भाई माजी की दुनिया को आप, इस आज की दुनिया को आप सिविलाइज्ड वर्ल्ड इसीलिए कहते हैं कि इसमें कुछ रूल्स हैं। और आपको पता है वर्ल्ड वॉर में क्या होता है? वर्ल्ड वॉर में असल में जो है वो ये है कि कोई रूल्स नहीं है। वैसे जंग के भी कोई रूल नहीं होते, लेकिन वर्ल्ड वॉर में तो फिर अगला दर्जा होता है। बाद में इंसानियत खुद पर शर्मिंदे होती है कि हमारे हाथों से क्या हुआ। तो दुनिया में रूल्स को तोड़ देना, एक तो होता है ना कमजोरों के खिलाफ रूल्स को तोड़ना। जब बड़ी ताकतें एक दूसरे को इस तरह से ट्रीट करना शुरू हो जाएं, जब वेस्ट जब वो चाइना को इस तरह से ट्रीट करे, रशिया के साथ तमाम अंडरस्टैंडिंग्स को तोड़ दे, तो इसका मतलब वो वर्ल्ड वॉर वाला ही सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। ये कोई मामूली चीजें नहीं हो रही हैं। भाई चाइना कितनी बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है, उसको वो सीज कर रहे हैं, और चाइना ने पूरे यूरोप के बंद कर दिए चिप्स, और जर्मनी खासकर क्राइसिस में है। अब जर्मनी बात कर रहा है, चाइना इंटरेस्टेड ही नहीं बात करने में। और अभी फिर ट्रंप की मुलाकात होगी तो देखेंगे उसमें क्या सामने आता है। लेकिन हेजेमोनिक कैरेक्टर और खुद यूरोप जो है इसमें डैमेज हो रहा है। तो ये जितना जंग आगे बढ़ेगी, उनकी कैलकुलेशन ये है कि वो रशिया को डैमेज करेंगे और अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। या तो ये आने वाले टाइम के अंदर इनको रशिया की डिमांड्स मानकर सीजफायर करना पड़ेगा, या फिर ये बरह रास्त इनकी जंग हो जाएगी, या फिर ये है कि एक ओवरऑल आने वाले सालों में कोलैप्स हो जाएगा। यानी जंग जारी रहेगी, ठीक है ना, जंग जारी है, और ये सोचते हैं कि रशिया कोलैप्स होगा। रशिया कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है ना, रशिया कोलैप्स नहीं होगा। और रशिया की जो बुनियादी डिमांड्स हैं वो कभी यहां से पीछे नहीं हटेगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज और आगाह करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।